Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to Hindu Newspaper Analysis. Let's start the day with an important article in the Hindu edition today. Yeah, the very first article is give me a minute. Yeah, the very first article is a state can सब क्लासीफाई सुप्रीम कोर्ट फॉर कोटास टॉप कोर्ट, है ना। तो एक 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई थी जिसने 6:1 के मेजॉरिटी में ये एक जजमेंट पास किया कि सब कैटेगराइजेशन जो है विद इन SC और ST कम्युनिटी के बीच में भी सब कैटेगराइजेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट के अंदर भी अब होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहले भी हमने देखा क्या OBC में जैसे सब क्लासिफिकेशन हुआ, सब कैटेगराइजेशन किया गया OBC के अंदर भी कि क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का, वैसे ही इसमें भी कहा जा रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल कास्ट के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो एक लिस्ट होता है बेसिकली, वो लिस्ट जो है वो पार्लियामेंट बनाती है और वो प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन करा जाता है कि कौन सा कास्ट शेड्यूल कास्ट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे प्रीवियसली हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया दैट 9 जजेस बेंच इन इंदिरा साहनी केस हैज़ हेल्ड इट कॉन्स्टिट्यूशनल टू क्लासीफाई द बैकवर्ड क्लास इनटू, जैसे एक इंदिरा साहनी केस हुआ था जिससे क्या हुआ था, इंदिरा साहनी केस के पोस्ट हुआ कि ये 9 जजेस बेंच का था। ठीक है, इंदिरा साहनी केस, इसमें क्या हुआ, इसमें क्लासिफिकेशन किया गया क्या बैकवर्ड क्लास को इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस। उसी तरह से कह रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल कास्ट के अंदर भी आपको क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का सब कैटेगराइजेशन करना होगा। जैसे कहा जा रहा है ऐसा, जब रिजर्वेशन आया था तो रिजर्वेशन का ग्राउंड था सिर्फ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आया था, फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी जो सामाजिक और शैक्षिक तौर पे पिछड़ी वर्ग है उनको ही सिर्फ रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन अब देखा हमने क्या EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, EWS को भी रिजर्वेशन दिया गया। तो अब कहा जा रहा है, अब ये कह रहे हैं कि बैकवर्ड, जैसे कि इंदिरा साहनी केस में क्या किया, जो बैकवर्ड क्लास है उसको बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लासेस में डाला, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कैटेगराइजेशन किया। मतलब एक जी रोहिणी कमेटी बनी, फिर मंडल कमीशन आया, ऐसे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ और फाइनली क्या कहा गया कि जो OBC है OBC जो है वो भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सब क्लासिफिकेशन और सब कैटेगराइजेशन अब शेड्यूल कास्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक डिबेट हमेशा चलता आता है कि बहुत सारे ऐसे शेड्यूल कास्ट हैं जिनका अपलिफ्टमेंट हो गया इकोनॉमिक टर्म्स में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया है। जैसे कुछ ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, कोई जज है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे है, कोई बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ग हैं शेड्यूल कास्ट में जो अभी भी वो फ़ायदा नहीं ले पा रहे रिजर्वेशन का, तो अब ज़रूरत आ गया, इट्स नाउ द नीड ऑफ द आवर की क्लासीफाई करें। तो क्लासीफाई करने के लिए अब कहा जा रहा है कि हाँ सेंसेक्स कराना पड़ेगा, एक कास्ट सेंसेक्स कराना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कौन कौन से लोग हैं जो एक सर्टन, जो भी सरकार जो क्या है एक पैरामीटर सेट करेगी। जैसे पहले रखा गया क्या 8 लाख का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, वैसे कह रहे कि सरकार एक क्राइटेरिया सेट करेगी कि कौन से क्रीमी लेयर में आएंगे और कौन से क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। तो ऐसा कहा गया है, अब देखते हैं। तो 6:2 जजेस जो है 6 की क्या था 7 जजेस बेंच बैठा था जिसमें 6:1 ने मेजॉरिटी के अंदर ये कहा है कि स्टेट नाउ हैव द राइट, कि स्टेट के पास अब राइट है कि वो सब क्लासीफाई करें शेड्यूल कास्ट को। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इसके ऊपर। वैसे पास कर दिया गया ये मसला। अब देखिए कि सब क्लासिफिकेशन क्या है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में। सब क्लासिफिकेशन जो है इट रेफर टू डिवीजन ऑफ जो एग्जिस्टिंग रिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी है, ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनका फर्दर डिवीजन हो। फर्दर डिवीजन कैसे हो, इन टर्म्स ऑफ की डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस का है, कौन से कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। इसमें भी ऐसे बहुत सारे कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर भी ऐसी बहुत कम्युनिटी है रादर, जिस कम्युनिटी का क्या है उनका अपलिफ्टमेंट हो गया है ना, जो इकोनॉमिकली आज काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं। तो और बाकी कुछ ऐसे कास्ट है जो इनमें अभी पीछे रह गए, तो कहा जा रहा है क्या उनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, द एम इज़ टू इंश्योर, एम क्या है कि हम क्या करें, एक इक्विटेबल, ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें रिजर्वेशन का, ताकि ये जो और सब ग्रुप है इसी कैटेगरी के अंदर उनके भी जो ज़रूरतें हैं, उनका भी जो मुद्दा है, उनका भी जो कंसर्न है, उनको भी रखा जाए।
तो ये डिबेट चला आ रहा है। कुछ लोगों का ये भी नैरेटिव है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं है कि सोशली उनको बॉयकॉट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो 7 जजेस जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने 6:1 में ये पास किया है जजमेंट और कहा है कि नाउ इट्स द नीड ऑफ द आर की सब कैटेगराइजेशन और सब क्लासिफिकेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो अपन देखते हैं न्यूज़ में क्या होता। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन रिव्यू जजमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इट्स डिलीवर लैंडमार्क वर्डिक्ट अलाउिंग स्टेट, इसने स्टेट को अलाउ कर दिया, स्टेट को ही अथॉरिटी दे दिया कि आप क्या करें, सब क्लासीफाई करें रिजर्व कैटेगरी ग्रुप को, जैसे कि शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। सो क्या किया, एक लैंडमार्क वर्डिक्ट में लैंडमार्क जो वर्डिक्ट है इसके अंदर स्टेट नाउ हैव द अथॉरिटी, स्टेट हैव द अथॉरिटी एज पर सुप्रीम कोर्ट टू व्हाट, टू सब क्लासीफाई रिजर्व कैटेगरी ग्रुप सच एज SC and ST फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। तो पहले एक EV चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा का एक डिसीजन था, उसको स्टेट ने क्या है, इसके रूलिंग को क्या है, डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन नाउ 6:1 मेजॉरिटी डिसीजन के साथ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओवरटर्न द 2004 रूलिंग इन EV चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा, फंडामेंटली ऑल्टरिंग द लैंडस्केप ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा लैंडमार्क स्टेप कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। जैसे कास्ट सेंसेक्स कराना होगा, सेंसेक्स क्लासीफाई करेगा कि कौन क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे एंड हु केम अंडर द नॉन क्रीमी लेयर। तो इसमें एक इकोनॉमिक पैरामीटर रखा जाएगा, मान लो जो भी रखा जाए कि इससे ज़्यादा जिसकी आय होगी वो क्रीमी में आ जाएगा और नहीं होगी वो नॉन क्रीमी में आ जाएगा। तो दिस विल बी द केस इन द कमिंग डेज। सब क्लासिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया है। द कोर्ट रूल्ड दैट स्टेट आर कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड, यानी एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को अलाउ किया जाता है कि वो सब क्लासीफाई करे SC और ST को बेस्ड ऑन वेरिंग लेवल ऑफ बैकवर्डनेस, यानी बैकवर्डनेस के बेसिस के ऊपर जो SC और ST कम्युनिटी है उनको बैकवर्डनेस के बेसिस पे और सब क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। The court noted that sub-classification should be based on empirical data and historical evidence. Empirical data or historical evidence of systemic discrimination rather than arbitrary of political reasons. The court clarifies that 100% reservation for any subclass is not permissible, ठीक है, and state decision are sub-classification or to judicial review to prevent political misuse. ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखते हैं। तो आर्टिकल 341 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली बी सुप्रीम कोर्ट नहीं, शेड्यूल कास्ट एज पर आर्टिकल 341 याद रखेंगे, एज पर आर्टिकल 341 द शेड्यूल कास्ट कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज। कौन इनको आइडेंटिफाई और कैटेगराइज करेगा, वो करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। किससे कंसल्टेशन के साथ, विद द गवर्नर एंड थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन। गवर्नर यानी जिस स्टेट में गवर्नर हो, जैसे स्टेट में ही आइडेंटिफाई करना होगा, तो जिस स्टेट में भी क्या है आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन सी कास्ट, कौन कौन सी जो ग्रुप है वो शेड्यूल कास्ट के अंदर आएगा, ये कौन आइडेंटिफाई करेगा। सो इट विल बी आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर और एक पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू होगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू क्या कहा है कि स्टेट जो है वो खुद सब क्लासीफाई कर सकता है इनटू जो उनके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनको सब क्लासीफाई कर सकता है बेस्ड ऑन द व्हाट, बेस्ड ऑन द वैरिंग डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस, है ना। बैकवर्डनेस की बेसिस पे क्या कर सकता है, जो स्टेट है वो खुद सब क्लासीफाई कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हमारा ये कहता है कि आर्टिकल 341 जो है इसके थ्रू क्या है, जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको आइडेंटिफाई और कैटेगराइज कौन करेंगे, उनको प्रेसिडेंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर एंड थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं जैसे 16 क्लॉज 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसने क्या किया, दिस प्रोविजन परमिट रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो
इन एडुकेटली रिप्रेजेंटेटेड हैं स्टेट सर्विसेज में, ये कहता है 16 क्लॉज 4, ठीक है। और 15 क्लॉज 4 क्या कहता है कि स्टेट को एक स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है सोसाइटी की, जैसे SC और ST, इनके वेलफेयर के लिए। लेकिन बाद में हमने और क्या देखा, बाद में हमने देखा कि पहले क्या था, जब रिजर्वेशन का बेसिस सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस था, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो होते थे, पर ये क्राइटेरिया को फर्दर इन्हांस किया गया और फिर सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को भी इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है, जो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है। इसके बाद क्या आया, इसके बाद रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड टू EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज वेल। तो जैसे कि जी रोहिणी कमीशन, मंडल कमेटी, इनके रिकमेंडेशन के बाद, इनके रिपोर्ट सबमिट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जैसे क्या किया था, मतलब हमारे जो पार्लियामेंट ने, उन्होंने जो OBC है उनको भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांटा था। अब वैसे ही कहा जा रहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी ऐसा करना होगा, ठीक है। आर्टिकल 342A क्या कहता है, इट सपोर्ट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेट इन मेंटेनिंग देयर, ये स्टेट को सपोर्ट करता है कि स्टेट के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि उनको जो अपने सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के जो लिस्ट बनाना है वो उसको मेंटेन कर सकते हैं, इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। आर्टिकल 341 क्या कहता है, अभी मैंने बताया क्या कहता है कि शेड्यूल कास्ट कौन आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करेगा, वो प्रेसिडेंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद गवर्नर एंड थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन। पर स्टेट जो आर्टिकल 342 है, ये स्टेट को भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप एक लिस्ट मेंटेन करिए सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का, ये लिस्ट प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट उसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ द गवर्नर फाइनली थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ठीक है। अब एक ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ है, लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं साधना सक्सेना नायर, इनको क्या बनाया गया है, ही इज़ द DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस ऑफ आर्मी। ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ, ही नहीं, शी इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज ऑफ आर्मी, ठीक है। आर्मी के अंदर जो मेडिकल सर्विसेज होती है उसकी डायरेक्टर जनरल है ये लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना, ठीक है, साधना सक्सेना नायर। शी विल बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ what medical services in army and she become the first woman, ये पहली वुमेन है, she will be the first woman to be appointed to this position, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि she is the first woman to be appointed to the position of DG of medical services of army। कौन है ये, साधना सक्सेना नायर। एक ही न्यूज़ आया कि स्टेट जो है वो डायरेक्टली राइस जो है वो बाय कर सकते हैं फ्रॉम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारे फूड मिनिस्टर ने कहा है। अब आपको एक तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि यूनियन फूड और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर कौन है, तो वो है प्रहलाद जोशी जी, प्रहलाद जोशी, ठीक है। जोशी भी आप याद रखेंगे तो अल्टीमेटली क्या है, आपको तो ऑप्शन चूज़ करना है, तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। तो जो यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने अनाउंस किया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अब वो डायरेक्टली राइस जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से परचेज़ कर सकती है अंडर द ओपन मार्केट सेल स्कीम, ठीक है, बिना E-कॉमर्स में पार्टिसिपेट किए हुए। एक E-ऑक्शन होता है, E-कॉमर्स नहीं, E-ऑक्शन होता है एक, है ना, जैसे एक ऑक्शन होता है नीलामी जिसको कहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एक बिडिंग होती है, उस बिडिंग में पहले पार्टिसिपेट करना होता था, उसके बाद ही सेल होता था। पर अब ऐसा नहीं, अब ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो डायरेक्टली क्या है, अगर वो चावल ख़रीदना चाहे तो डायरेक्टली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ख़रीद ले ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन E-ऑक्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के क्या है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी बाय लॉ बनी है, एंड इट इज़ फॉर्म बाय द इनैक्टमेंट ऑफ फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964, ठीक है ना। कब बना, 1964 में, ठीक है। 1964 में एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी बनती है, मैंने आपको बताया था, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। तो ऐसे याद रहेंगे तो चीज़ें याद रहेगी। 1963 में CBI CVC दोनों क्या है, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, एंड 1964 में एक और कॉर्पोरेशन बनता है विच इज़ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कैसा बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि जो प्राइस
सपोर्ट ऑपरेशन है भारत में कि किस चीज़ों का यानी जो कमोडिटी जैसे राइस है, वीट है, पल्सेस हैं, इनका प्राइस कितना होगा, इसके जो ऑपरेशन कैसे होंगे, इसके यानी फार्मर के इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए ये बॉडी बनाया गया। उसके बाद जो फूड ग्रेन्स है, ये फूड ग्रेन जो है वो थ्रू आउट द कंट्री कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। PDS जो है ना, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम आपने सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अंदर क्या है, फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे थ्रू आउट द कंट्री। तो ये किसका काम है, ये भी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम, ठीक है। दूसरा, नेशनल फूड सिक्योरिटी इंश्योर कराना काफ़ी ज़रूरत है, मतलब कि सबको क्या है, बराबर फूड ग्रेन मिलता रहे। तो एक बफर स्टॉक होता है, तो बफर स्टॉक इनको मेंटेन करना पड़ता है। बफर स्टॉक क्या होता है भाई, मान लो कि कई बार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ऐसे हालात आ गए, ड्रॉट आ गया या सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई, मान लो बारिश ढंग से नहीं हुई, तो उस समय क्या हुआ, फसल अच्छी नहीं हुई, तो ऐसा होता है कि एक बफर स्टॉक यानी पहले से ही चीज़ों को हम क्या करें, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखें उसको। एक तो क्या होता है कि रखना भी पड़ता है ढंग से, है ना, प्रॉपरली, जैसे कि रेफ्रिजरेटेड गोडाउन्स और ये सब बनाना पड़ता है ताकि जो हमारे बफर स्टॉक है वो ख़राब ना हो। तो कभी भी जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है या मतलब ऐसे टेम्परेचर ऐसा हो जाता है, मान लो कि रेनफॉल कम होता है, ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो इनका काम होता है कि ये बफर स्टॉक मेंटेन करें ताकि दे विल इंश्योर द फूड सिक्योरिटी, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो दे मेंटेन द सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल क्या है, नोडल मिनिस्ट्री कौन है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इट कम अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 3 लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से भारत में, यूपी है, MP है और आपका पंजाब भी है, ठीक है। यूपी MP एंड पंजाब, ठीक है, यूपी MP एंड पंजाब। पंजाब तो वैसे सबका ही है ना, पूरे भारत का है, आपका इन द सेंस मतलब क्योंकि आप पंजाब में रहते हो लार्जली, ज़्यादातर लोग। तो यूपी MP एंड पंजाब आर द 3 लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ठीक है। फूड सिक्योरिटी समझते हो आप, फूड सिक्योरिटी क्या है। तो 1996 में एक वर्ल्ड फूड समिट हुआ था, उसमें फूड सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया दैट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड दैट मीट देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। अब एक मनी बिल के ऊपर एक आर्टिकल है। तो इस पूरे आर्टिकल का नैरेटिव यही है, इसमें कहा जा रहा है कि एक तो पहले मनी बिल क्या है, तो मनी बिल एक तरह का लेजिस्लेशन है जिसमें क्या होता है, दैट रिलेट टू अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड आप ऐसा समझो कि भारत सरकार का एक मेन फंड है, जैसे एक मेन फंड है भारत सरकार का, अगर कोई भी पैसे भारत सरकार को, मान लो जब ये भारत सरकार का, मान लो एक तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पे भारत सरकार का RBI है, तो भारत सरकार क्या है, अपना सारा फंड जो है इसमें रखती है और कोई भी खर्चे करने होते हैं तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होता है। तो इट इज़ अ मेन फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक ऐसा मनी बिल, एक ऐसा टाइप ऑफ लेजिस्लेशन है जो दैट रिलेट टू द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। मनी बिल जो है टिपिकली फिनेंस रिलेटेड मैटर के लिए होता है, जिसमें टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, इन सब चीज़ों के ऊपर है। तो ये जो आर्टिकल था अभी, ये आर्टिकल का मेन मकसद यही है, इसमें कह रहे हैं कि मनी बिल जो होता है वो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है और विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट का एसेंट लगता है और अप्रूवल कौन सर्टिफाई करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि हु विल सर्टिफाई कि द बिल इज़ मनी बिल और नॉट, द बिल इज़ मनी बिल और नॉट, ये कौन सर्टिफाई करता है। तो दिस सर्टिफिकेशन विल कम फ्रॉम द स्पीकर, है ना। और स्पीकर क्या होते हैं, स्पीकर तो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं। तो ये कौन सर्टिफाई करेगा कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है, तो ये स्पीकर सर्टिफाई करते हैं और बाय कन्वेंशन स्पीकर जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं। तो इस आर्टिकल का कहना यही है कि ऐसी बहुत मनी बिल क्योंकि सिर्फ लोकसभा में पास होता है तो इसमें राज्यसभा का कुछ लेना देना नहीं है। राज्यसभा का लेना देना ऐसा नहीं, क्योंकि मनी बिल क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और उसके बाद क्या होता है कि अगर ऐसे ही भेज भी ऐसे मतलब इसके सैंक्शन के लिए बस भेज दिया जाता है
कि आप देख लीजिए एक बार राज्यसभा को, लेकिन अगर राज्यसभा उसमें कोई फेरबदल करती है, उसके बाद भी अगर लोकसभा चाहे तो उस फेरबदल को बिना माने ही इसको बिल को मनी बिल को पास कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें राज्यसभा का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो कई बार क्या होता है कि सरकार जो है जैसे 2014 में तो जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है, इनके पास राज्यसभा में सीट क्या थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो बहुत सा लोकसभा में मेजॉरिटी था। तो ऐसा कहा जाता था तभी कि बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिनको मनी बिल कह के पास कर दिया गया, क्योंकि इसमें राज्यसभा का तो राज्यसभा को कोई मेजर रोल होता नहीं है मनी बिल में। तो ऐसा कहा गया, ऐसे एलिगेशन भी लगाए गए कि सरकार क्या कर रही है, सारे बिल को मनी बिल दिखा के पास कर दे रही है। और तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो राज्यसभा की जो सैंक्टिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। और राज्यसभा भी एक क्या है, पार्लियामेंट का एक अंग है, लेकिन तो फेडरल स्ट्रक्चर के साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो इस पूरे नैरेटिव का यही मतलब है कि बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिसको मनी बिल के तौर पे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और राज्यसभा को कंसिडर नहीं किया जाता, बिकॉज राज्यसभा हैज़ अ वेरी लिमिटेड रोल एज़ फार एज मनी बिल इज़ कंसर्न। तो इससे जो सैंक्टिटी है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की वो वीक हो रही है। तो इसमें अब ये है कि क्या क्राइटेरिया है कि मनी बिल होना चाहिए। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझो कि ऐसी चीज़ जो फिनेंशियल मैटर से डील करती है और आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है मनी बिल के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 1110 में किसके बारे में मेंशन्ड है, मनी बिल के बारे में। और कौन सर्टिफाई करता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं, तो दिस सर्टिफिकेशन विल कम फ्रॉम द स्पीकर, है ना। और स्पीकर क्या, रूलिंग पार्टी के ही होते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ये 6 तरीके हैं जिससे कहा जाता है कि ये बिल क्या है, मनी बिल है, जिसमें इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ठीक है, एंड द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज़ फार एज़ योर एग्ज़ाम इज़ कंसर्न, पर ये जान लीजिए आप आर्टिकल 110 में क्या है, मनी बिल के बारे में है, और स्पीकर की सर्टिफिकेशन से ये प्रूफ हो जाता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे न्यूज़पेपर में आज, और एक बार अपन न्यूज़पेपर देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें रह तो नहीं रही हैं। ये हमने देख लिया कि स्टेट कैन सब क्लासीफाई, है ना। ये वायनाड वाला भी हमने देखा था, है ना, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड इन वायनाड। वायनाड में बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है अभी, काफ़ी हालात बदतर है ना। ये हमने पढ़ लिया, वायनाड वाला भी देख लिया। ये स्वप्निल कुसेल जी हैं, ये है क्या है, तीसरा मेडल लेके आ गए हैं भारत के लिए, काफ़ी उपलब्धि की बात है। इनको भी ब्रॉन्ज मेडल ही मिला है। तो अब आपको जानने की ज़रूरत है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये भी राइफ़ल से हैं, ठीक है। 50 मीटर राइफ़ल में क्या है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, 50 मीटर होता है। तो इंडिया द गेम इन 50 मीटर पिस्टल, ठीक है, ब्रॉन्ज। स्वप्निल कुसेल जी कहाँ से आते हैं, 3 मेडल आ गया भारत के पास अब। मनु भाकर जी, देन मनु भाकर ने तो 2 मेडल जीत लिया, दोनों ब्रॉन्ज मेडल। और उसके बाद सरबजीत सिंह के साथ इन्होंने एक मिक्स्ड में भी जीता था, मिक्स्ड मेडल, मिक्स्ड डबल, ठीक है, कैटेगरी में। और नाउ ही वन द 50 मीटर राइफल, ठीक है। तो भारत के पास अब 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं, काफ़ी ग्लोरी की बात है भारत के लिए, ठीक है। तो तीनों नाम याद रखोगे आप कि कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये कह रही है कि नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बरसात हो गई अगस्त में। कह रहे हैं कि एक लानीना इफ़ेक्ट होता है, मैं कभी आपको ये इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, काफ़ी ब्रॉड में, तो विस्तार में चर्चा करेंगे इस पर। लानीना की वजह से कह रहे हैं कि सितंबर में भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बारिश जो है वो ज़्यादा हो जाए, है ना, कंपैरेटिवली, कि मतलब हर बार सितंबर में कितनी बारिश होती है उसकी तुलना में जो रेनफॉल है दैट विल बी थोड़ा ज़्यादा ही होगा। राजस्थान में इनैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा कहा जा रहा है
यूसीसी के बारे में यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 याद रखना। आर्टिकल 44 किस में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटिक है, इसके बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जेस्टेशनल डायबिटिक जनरली प्रेगनेंसी के दौरान डायग्नोज होता है वुमेन को, और इसमें कई बार देखा जाता है कि इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ भी वुमेन को देखा जाता है कि लेटर लाइफ में आ जाता है। कई बार क्या है कि चिल्ड्रन ऑल्सो फेस कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे उन ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है। मनी बिल हमने देख लिया। तो दिस इज़ ऑल।